हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम काव्यखंड के 9 चैप्टर जन जन का चेहरा एक, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि इस एक सिंगल वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके सारांश को, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी जो आपसे एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, हम उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पेशेंस के साथ स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था। याद रखना इसे आप लोग। फिर अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? तो इन्होंने हिंदी विषय से एमए किया था। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? तो निराला जो थे वो क्रांतिकारी कवि थे, और उसी तरीके से सेम उसी तरह से जो हमारे मुक्तिबोध जी हैं, जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, ये भी क्रांतिकारी ही कवि थे। यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है? तो भागवत इतिहास और संस्कृति ये इतिहास से संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना है? तो जन जन का चेहरा एक, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सभी एक ही हैं। वो सभी जो है उनकी प्रवृत्ति जो है वो एक ही है। जब वे हंसते हैं तो एक ही तरह हंसते हैं, जब वे रोते हैं तब एक ही तरह हंसते हैं। मतलब उनका कल्चर भले ही डिफरेंट है, लेकिन वो सारे किसी ना किसी दृष्टि से एक ही हैं। वे सारे किसी ना किसी दृष्टि से यूनाइट ही हैं। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म तो हुआ था श्योपुर में, लेकिन कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1917 में। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्वाला कहाँ से उठती है? तो जो ज्वाला होती है वो जनता से उठती है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब जनता को दबाया जाता है तो जनता जो होती है उनमें ज्वाला उठती है, और इस तरीके से वो पूरी सत्ता को कबाड़ फेंकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्वाला जो है वो जनता से उठती है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 8 है, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? तो मुक्तिबोध ने सितारा जनता को ही कहा था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सारी चीज़ें हम सारांश में अच्छे से कवर भी करेंगे। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने नया खून का संपादन किया था। ठीक है, याद रखना आप लोग इस क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, विराट प्रकाश के साथ किसकी ज्वाला एक है? तो विराट प्रकाश के साथ क्रांति की ज्वाला एक है। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के सारांश को। तो देखो स्टार्ट करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता जन जन का चेहरा एक में विश्व की विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों के बीच एक रूपता को दर्शाया है। यानी कि उन सभी के बीच जो एक सी चीज़ें हैं उसे दर्शाया गया है। कवि के अनुसार प्रत्येक महादेश, प्रदेश तथा नगर के लोगों में एक सी प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि उनका नेचर जो है वो एक सा होता है। कवि ने इस कविता में पीड़ित संघर्षशील जन का चित्र उतारा गया है। तो यहाँ पे कवि ने जो जनता है, जो पीड़ित है, जो संघर्षशील है, जो संघर्ष निरंतर करती रहती है, उनका चित्र यहाँ पे उभारने की उन्होंने कोशिश किया है। जो अपने मानव उचित अधिकारों के लिए कार्यरत है। ये संघर्ष विश्व के सभी क्षेत्रों में फूट रहा है, जो न्याय, शांति, बंधुत्व पाना चाहता है। इस प्रकार ये संघर्षशील जनता एक ही है, एक सूत्र से पिरोई गई है। तो जितने भी विश्व की जनता है, वे सभी जनता न्याय, शांति, बंधुत्व ही पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो समस्त संघर्षशील जनता है ये एक ही है, ये एक ही सूत्र से पिरोई गई है। जन एक ही धरातल पर खड़ा है। जितने भी मनुष्य हैं वो इसी पृथ्वी पर खड़े हैं। उनकी सोच भी एक ही है, उनकी पीड़ाएं भी समान ही है। इसी कारण जन जन का चेहरा एक है। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि जन जन का, यानी कि हर एक मनुष्य का जो चेहरा है वो एक ही है। वह जन फिर कहीं का हो, जिन प्रकृति का हो, धूप, कष्ट, दुख, संताप एक है। चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ का रूप भी एक ही है। तो जब बूढ़े हो जाते हैं तो सभी के चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ती है वो भी एक ही तरह की होती है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अंतर होता है। अगर वो हंसते हैं तो वो भी दांत निकाल कर हंसते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दांत बंद कर कर हंसते हैं। मतलब कोई कोई हंसते हैं, अगर कोई रोते हैं तो उनके भी आंखों से ही आंसू निकलते हैं। तो इस तरह से वे कहना चाहते हैं कि जन जन का चेहरा एक ही है। ठीक है,
और संघर्षशील मुठियों का लक्ष्य भी एक ही है। यही नहीं, ये एकता एकरूपता बड़े विलक्षण है। हर स्थान पर एक ही है। जनता का दल उसका भी एक ही है, जनता का दल उसका पक्ष भी एक ही है। तो ये इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनसे ये सिद्ध हो सके कि जन जन का चेहरा एक ही है। ये लाल सितारा जो तुम देखते हो वो सर्वत्र एक ही है। समस्त नदियों की धारा भी समान ही है, यानी कि नदियों की जो धारा बहती रहती है वो भी समान ही है। और उसी प्रकार शत्रु पक्ष एक है, दुर्ग एक है, सेनाएं एक, जन शोषक शत्रु भी एक ही है। सूर्य एक जो लाल लाल किरणों से अंधकार चीर देता है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से जन जन के चेहरे की एकता यहाँ पे स्थापित की गई है। सत्य का उजाला एक है, सबकी वेदनाएं समान है, हिम्मत एक समान है। जब वे दृढ़ हो जाते हैं तो सभी की एक समान की दृष्टिकोण रहती है, माइंडसेट रहता है। इसके साथ भारत का अपना अस्तित्व अलग है, मात्र कुछ मामलों में। यहाँ सभी और भाई हैं, सभी और जन जन का चेहरा एक बहने हैं। सर्वत्र कन्हैया ने गायें चराई है। उनकी बंसी की जो धुन थी वो भी हमेशा एक ही रही। दानव दुरात्मा भी सर्वत्र एक ही है, फिर भी मानव आत्मा एक ही है। जो दानव की जो दुरात्मा यानी कि जो बुरी आत्मा है वो भी एक है, और उसी प्रकार से जो मानव की आत्मा है वो भी एक ही है। यहाँ शोषक जो है वो खूनी चोर एक से ही है। जो शोषक होते हैं, जो खूनी होते हैं, उन सभी की भी एक ही माइंड सेट रहता है, उनका भी एक ही दृष्टिकोण रहता है, वो है दूसरों को लूटना। कवि ने साफ किया है कि भौगोलिक सीमाएं भी मानव की एकता को नहीं तोड़ पाती है, यानी कि मानव की जो प्रवृत्ति रही है उसे भौगोलिक सीमा नहीं कुछ उसे अफेक्ट कर पाती है। गम भी एक है, खुशियाँ भी एक है, चाहे विश्व का कोई देश हो। इस प्रकार देश की सीमाएं बदलाव नहीं ला सकती। सर्वत्र जन जन का चेहरा जो है वो तो एक ही है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस कविता के माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहे कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, जो भौगोलिक सीमाएं बांधी गई है कि ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान है, ये भौगोलिक बाउंड्री जो है वो मनुष्य की प्रवृत्ति को चेंज नहीं कर सकता। मनुष्य का जो प्रवृत्ति है पूरे विश्व में, पूरे जगत में, पूरे धरातल पर वो एक ही है। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके सारांश को कवर कर लिया है। अब हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर की कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। तो ये तो बहुत ही क्वेश्चन है, हमने बहुत ही स्टार्ट में ही और बहुत बार कवर कर लिया कि जन जन का चेहरा एक के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि भले ही महादेश में, प्रदेश में ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है वो बटी हुई है, लेकिन मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो एक ही जैसी है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। देखो, जन जन का चेहरा एक कविता में कवि ने कहा है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा ही है। उसमें एक अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष एक उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली ये अलग हो सकती है, ये भिन्न हो सकती है, लेकिन उन सभी के चेहरे में कोई अंतर नहीं दिखता। कहने का मतलब ये है कि उनके चेहरे पर हर्ष, विषाद, आशा तथा निराशा की जो प्रतिक्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स होता है वो एक ही जैसा होता है। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिया और आपको कुछ टाइपिंग एरर दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे महादेव है तो वहाँ देव नहीं होगा, महादेश होगा। तो ये सारे छोटे छोटे एरर होते हैं हिंदी में टाइप करने वाले, तो उसे आप लोग हटाकर चलना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने क्लियर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बंधी हुई मुठ्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो देखो, जब मुठ्ठियाँ बनती है, जब पाँचों उंगलियों को हम मोड़ लेते हैं तो हमारी मुठ्ठियाँ बन जाती है। ये किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है यूनिटी का। तो इसे हम अच्छे से देखने वाले हैं। देखो, मुट्ठी बनकर एक शक्ति बन जाती है, पाँचों उंगलियाँ एक साथ बनकर एक शक्ति बन जाती है। ये संगठन का प्रतीक बन जाती है, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और संगठन में विलक्षण शक्ति होती है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संघर्ष से संगठन मार्ग निकालकर विपरीत हालातों को भी अनुकूल बना देती है। यह संगठित शक्ति इतनी विलक्षण होती है कि जार, नीरो, नंद जैसे आतियाई भी मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं। ये जो संगठित शक्ति होती है ये इतनी विलक्षण होती है, ये इतनी बलवान होती है कि जार, नीरो, नंद जैसे आतियाई को भी ये मिट्टी में मिला सकती है। कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, जनशक्ति के सम्मुख सब कुछ पौना हो जाता है। ये जो जनता होती है, अगर जनता सब मिल जाए, एक साथ हो जाए, यूनिट हो जाए, तो इनके सामने सब कुछ बौना पड़ जाता है, सम्मुख बौना हो जाता है। और बंद मुट्ठी जनता की वह शक्ति है जिनमें संकल्प समाया है, दृढ़ता समाई है, प्रखर तेज चमक रहा है, और ये सब कुछ भस्म करने की भी शक्ति रखता है। तो बंधी हुई जो मुठ्ठियाँ हैं ये शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, जब हम पाँचों उंगलियों को एक साथ मोड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, तो वो बंधी मुठ्ठियाँ बन जाती है, और ये जो मुठ्ठियाँ हैं ये शक्ति का प्रतीक होती है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है, सितारे का इशारा किस ओर है। तो कवि ने सितारे की तुलना जनता से की थी, ये हमने ऑब्जेक्टिव में कवर किया था। तो सितारे की तुलना
जनता से क्यों की थी, अब हम इसे देखने वाले हैं। देखो, यह सितारा जनता का प्रतीक है। जनता ही वो शक्ति है जो किसी देश का निर्माण करती है। जब शोषक यानी कि शोषण करने वाले पीड़क जन विरोधी वर्ग सितारे को छेड़ता है, जब वो जनताओं को परेशान करता है, तो जनता रूपी सितारा निराला रूप धारण कर लेती है। तो जनता जो होती है वो निराला रूप धारण कर लेती है, वो गा उठती है। ये सितारा एक ही इशारा करती है, और ये जो सितारा है, ये जो जनता है, वो एक ही बात कहती है, और वो कहती है हट जाओ, गद्दी छोड़ दो, अब हम राज संभालेंगे, क्योंकि तुमने सारे मूल्यों को मिट्टी मिला दिया है। तुम्हें जो कार्य करना था वो तुमने किया नहीं, तुम उसके उलट कार्य कर रहे हो, इसलिए अब तुम्हें हटना ही होगा। ये जनता रूपी सितारा जब दमकता है तो अपराधी, अत्याचारी, शोषक वर्ग की आंखें जो होती है चुंधी आ जाती है, क्योंकि वो ऐसा उम्मीद भी नहीं करते। लेकिन जब जनता यूनिट हो जाती है, जब जनता एक साथ हो जाती है, तो वो इन सभी को बिल्कुल दबा सी देती है, और उनकी जो चमक होती है निरंतर बढ़ती ही चली जाती है। अर्थात एक बार जब जन आक्रोश उबल पड़ता है, फट पड़ता है, फिर वो ज्वालामुखी बन जाता है, और वो अपने भविष्य को सही दिशा देकर ही शांत होता है। यानी कि एक बार जब अपने पावर का इस्तेमाल करती है, जो अपनी ताकत होती है उसे दिखाती है, जब मुट्ठियाँ बंद कर कर शक्ति दिखाती है, तो जितने भी उसे पीड़ित करने वाले लोग थे, जितने भी पीड़क थे, जितने भी शोषक थे, उन सभी की वो नींदें उड़ा लेती है, उन सभी को वो परेशान कर देती है, और उन सभी को धक्के मारकर बाहर कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने क्लियर कर लिया कि कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है, सितारे का इशारा किस ओर था। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो अगर आपको याद होगा तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। नदी एक धारा है, सतत गतिशील, हर क्षण नवीन, परम पवित्र, शक्ति वाहिनी, जीवन दायिनी। यही है हमारी जनता। वो भी पवित्र है, वो भी कर्तव्य पथ पर आरूढ़ है, वो भी हमेशा पवित्र रहती है, और हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहती है, अपने कार्य करते रहती है। सतत गतिशील निर्माण का संकल्प लिए। नदी के सामने अवरोध आता है, तो जिस प्रकार से नदी के सामने अवरोध आता है तो वो उसकी गति को नहीं रोक पाता, सेम वही हाल जनता का भी है। कोई भी अवरोध उसके सामने ठहर नहीं पाता। पर आज जनता रूपी नदी अपवित्र होती जा रही है, लेकिन आज की जो जनता है वो धीरे धीरे अपवित्र होती जा रही है। गतिहीनता उड़ती जा रही है आजकल की जनता को। उनकी स्वच्छता, निर्मलता, सहज स्वाभाविकता जो है वो धूमिल होती जा रही है। उनकी जीवनी शक्ति कुंठित होती जा रही है, और ये स्थिति जो है वो बड़ी पीड़ादायक है। यही है नदियों की वेदना का कारण, यही कारण है नदियों के दुख का, उनकी वेदना का। वे यही चाहती है कि जनता उनके समान ही सतत गतिशील रहे। नदियाँ भी चाहती है कि जो जनता है वो नदियों के समान ही गतिशील रहे, कर्मठ बनी रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, और कल्याणकारी भी रहे। तो नदियों की वेदना का क्या कारण है, तो आज की जो जनता है वो धीरे धीरे अपवित्र होती जा रही है। वो अपने जो उनकी कर्तव्य है वो उसे भूलते जा रही है। यही है नदियों की वेदना का कारण। वो चाहती है कि जो जनता है वो सतत गतिशील रहे, कर्मठ बनी रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, और कल्याणकारी भी रहे। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थ स्पष्ट करें। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसे आपको अच्छे से फॉर्मेट में आंसर करना होता है। पहले आप ये बताओगे कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, और उस चैप्टर के रचयिता कौन है, फिर आप इस लाइन को एक्सप्लेन करोगे। तो ठीक है, लाइन है, आशामयी लाल किरण किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। तो इसका क्या अर्थ हुआ, देखो, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। इसका क्या अर्थ हुआ, अब इसे कवर करने वाले, लेकिन इसके पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रगतिशील चेतना के कवि मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। कवि के कहने का अर्थ ये है कि सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की जो लाल किरणें होती हैं, वो अंधकार का नाश करते हुए स्वर्ग के समान है, वो मित्र के स्वर्ग के समान है, क्योंकि वो अंधकार का नाश करती है, अपने किरणों से वो अंधकार का नाश करती है। समस्त मानव समुदाय का वो मित्र है। जो हमारा सूर्य है वो समस्त मानव समुदाय का मित्र है। विशेष अर्थ ये प्रतीत होता है कि विश्व के तमाम देशों में, विश्व के जो जितने भी देश हैं उन सभी में संघर्षरत जनता जो अपने अधिकारों के प्रति न्याय, शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयत्नशील है, उसे आशा है कि मनोहारी किरणें में स्वर्ग के आनंद के समान दृष्टिगोचर हो रही है। तो जिस प्रकार से हर रोज सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को मिटा देता है, वो जनता में एक आशा, एक उम्मीद को बनाए रखता है कि तुम सब भी अपनी पंथियों को बंद करके अपनी शक्ति से एक नए उजाले को लाओगे, इस अंधकार को मिटाकर तुम सब भी एक उजाले को लाओगे। तो ये जो बातें हैं, ये बातें कब की है, ये बातें हैं क्रांतिकारी के समय की। यानी कि जब भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम जितनी भी जनता थी
उन सभी में आक्रोश पैदा करने के लिए इन सभी कविताओं का यूज किया गया था। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। तो देखो, दानव जो होते हैं उनकी तो आत्मा बुरी ही होती है, लेकिन जो मानव है वो भी कभी कभी दुरात्मा ही हो जाते हैं। तो इसे अब हम देखने वाले हैं। देखो, दानव तो राक्षसों को ही कहा जाता है और उनकी जो आत्मा होती है वो प्राय बुरी ही होती है, लेकिन मानव भी दुरात्मा हो सकता है। जो दुष्ट कर्म करता है उसको दुरात्मा ही कहा जा सकता है। ये दुरात्मा मानवतावादी सोच के विपरीत बुद्धि वाला सर्वथा अमानवीय व्यक्ति किसी भी देश से हो सकता है। और ये जो दुरात्मा है ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में होगा, पाकिस्तान में होगा, इजराइल में होगा, अफगानिस्तान में होगा। ये किसी भी देश में हो सकता है। वो किसी देश विदेश का प्राणी नहीं होता, उसकी व्याप्ति सर्वत्र है, उसकी दुनिया निराली होती है, उसके सामने भौगोलिक सीमाओं का कोई बंधन नहीं है, उसकी उपस्थिति सर्वत्र है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मन से होती है, ये किसी भी भौगोलिक सीमाएं का पालन नहीं करती, बल्कि ये जिस मनुष्य के मन में सारी चीज़ें चलती है, हो सकता है वो दुरात्मा हो या हो सकता है वो मानव हो सकता है। ठीक है, तो उसकी दुनिया बड़ी निराला होती है, उसके सामने भौगोलिक सीमाओं का कोई बंधन नहीं है, उसकी उपस्थिति सर्वत्र है। जहाँ तक मानवीय मूल्यों का प्रश्न है वे सर्वत्र समान ही है। यही स्थिति अमानवीय मूल्यों की भी होती है, वे भी सर्वत्र एक सी ही पाई जाती है, उनमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तो दानव दुरात्मा का मतलब ये हुआ कि जो बुरी आत्मा होती है वो मानव में भी हो सकती है और ये किसी भी सीमा का बंधन का पालन नहीं करती, बल्कि ये हर जगह मौजूद होती है। ये इंडिया में भी होता है, ये इजराइल में भी होता है, मतलब हर एक देश में दुरात्मा होते ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मन से कनेक्टेड है, ना कि भौगोलिक सीमाओं से। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन है, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। तो समस्त सृष्टि में, समस्त दुनिया में ये जो जनता है वो युद्ध क्यों कर रही है। तो देखो, समाज के दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति और दूसरा मजदूर वर्ग, जिसे सर्वहारा भी कहा जाता है। और ये वर्ग मजदूर होता है, यानी कि किसान होते हैं। ये श्रम करते हैं, लेकिन उनके श्रम पर ऐश उड़ाते हैं कौन, ऐश उड़ाते हैं पूंजीपति। तो ये तक तो ठीक है, लेकिन जब जो मनुष्य श्रम कर रहा है, जो किसान श्रम कर रहे हैं, उनके श्रम का जब उचित मूल्य भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, उनका शोषण किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनकी रोटी छीनी जाती है, इस स्थिति में उनका आक्रोश भड़क उठता है। इस स्थिति में जो सर्वहारा होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनका आक्रोश जो होता है वो भड़क उठता है और संघर्ष जो होता है वो भी खूनी हो जाता है। यहाँ अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व जो है वो सर्वहारा का ही खतरे में होता है, शोषक का नहीं। शोषक तो ठीक से जी रहे होते हैं, लेकिन जो अस्तित्व होता है सर्वहारा का, क्योंकि वो रोजी रोटी कमाकर ही अपने लाइफ को चलाते हैं, इसलिए उनका अस्तित्व ही, सर्वहारा का अस्तित्व ही खतरे में होता है, शोषक का नहीं। आज का युग सर्वहारा के लिए पीड़ादायक है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की शिकार आम जनता ही होती है। तो इतनी जो महंगाई बढ़ रही है, इतनी जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इतनी जो भ्रष्टाचार बढ़ रही है, इन सभी का डायरेक्टली इफेक्ट सर्वहारा पर ही पड़ता है, यानी कि आम जनता पर ही पड़ता है। पूंजीपति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन स्थितियों से दुखी, शोषण से परेशान सर्वहारा संघर्ष के पथ पर चल देता है और जन जन का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो जब इन सभी चीज़ों से परेशान होकर जो सर्वहारा होता है वो संघर्ष के पथ पर चल देता है, तो जन जन का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य। तो देखो, प्यार का इशारा और क्रोध ये दोनों मानवीय वृत्तियाँ ही होती है, ये दोनों ह्यूमन की नेचर ही होती है। इनका रूप समान ही होता है, इनका जो रूप है, अगर कोई प्यार का इशारा करे, कोई प्यार करे, तो उनका जो नेचर होता है, उनका जो मन होता है, मनोवृत्ति होती है, वो समान ही होती है। वे चाहे जिस जाति से हों, जिस धर्म से हों, जिस देश से हों, जिस मतलब अगर वो इंग्लैंड के हों या वो ब्रिटेन के हों, मतलब दोनों देश तो सेम ही हो गया, इंग्लैंड के हों, स्विट्जरलैंड से हों या ऑस्ट्रेलिया के हों, उन सभी की जो मन की वृत्ति होती है, जो मन का जो नेचर होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, सब जगह वो एक ही रहता है और ये मानवीय वृत्ति हैं, और मानवीय वृत्तियाँ जो होती है वो समान ही रहती है। क्रोध भी मन ही का वेग है, जो क्रोध होता है वो भी मन का ही वेग होता है और उसका जो रूप होता है वो भी समान रहता है। अगर ये क्रोध व्यक्तिगत है तो उसका रूप अलग हो सकता है, अगर व्यक्तिगत क्रोध है तो हो सकता है वो बदले की भावना रखता है। लेकिन जब ये क्रोध शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध उमड़ता है तो उसका रूप जो होता है वो एक ही हो जाता है। अगर ये जो क्रोध है ये व्यक्तिगत है तो उसका रूप अलग हो सकता है, लेकिन अगर ये जो क्रोध है ये शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध उमड़ता है तो उसका रूप एक ही होता है, सर्वत्र एक ही होता है। और सभी चाहते हैं कि हमें मिले आज़ादी इन सभी चीज़ों से, पूंजीपतियों से हमें आज़ादी मिले और हम अपने फैसले स्वयं से ले पाएँ, हम सही से जी पाएँ। उसके उबाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी कई रूप ना होकर भी उनका एक ही रूप नज़र आता है, यानी कि उनका जो गोल होता है, उनका गोल एक ही होता है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। तो देखो, कवि ने यहाँ बताया है कि जो पूंजीपति हैं उन्होंने पृथ्वी के प्रसार को
अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उद्योग, बहुत सारे व्यवसाय कर रहे हैं। इस तरीके से पृथ्वी को उन्होंने भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से गिरफ्तार कर रखा है। ठीक है, देखते ही इस आंसर को। ये कार्य पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है और उनकी सेनाएं, उद्योग, व्यवसाय, जिसके माध्यम से पृथ्वी के विस्तार को उन्होंने अपने में ही समेट लिया है। पृथ्वी का विस्तार यहाँ पे भौतिक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी का विस्तार यहाँ पे भौतिक रूप में नहीं है बल्कि भावात्मक और मानसिक रूप से है। प्रेम, सौहार्द, आनंद, उल्लास, ये सब खो गया है। उनका जो सर्वहारा है, जो किसान वर्ग है, उनकी आशा, आकांक्षाएं, ये सारी चीज़ें मिट गई है। उनकी जो संवेदना है, उन पर पूंजीपतियों का पहरा है। उनकी जो संवेदना होती है, उनकी जो मन की इच्छा होती है, उन सभी पर अब पूंजीपतियों का पहरा है। अर्थात सर्वहारा जहाँ भी है उसका भौतिक अस्तित्व कुछ भी नहीं है, भावात्मक अस्तित्व कुछ भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें मात्र पूंजीपतियों की मुट्ठी में बंद हो चुकी है। मतलब जो सर्वहारा हैं वो अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, बल्कि उन्हें पूंजीपतियों से आश्रय लेना पड़ता है, उन्हें पूंजीपतियों की मदद लेनी पड़ती है। और पूंजीपतियाँ जो है वो उनके भावनात्मक अस्तित्व को अपनी मुट्ठियों में बंद रखते हैं, उनके भौतिक अस्तित्व को अपनी मुट्ठियों में बंद रखते हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस को, इसे डिटेल में, इसके सारांश को, सब चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव को, सब चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।